नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 12 घातांक और घात। आज के इस वीडियो में हम घातांक और घात से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। पहला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए। इसके दो भाग हैं, यानी ए वाला हिस्सा 4⁻³ और बी है 1/3 का पावर -4। ठीक है ना। तो दोनों भागों में हमें इसे अलग अलग हल कैसे करना है ये हम सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 की घातांक ऋण 3 यानी 4⁻³ है। आपको ध्यान ये देना है कि जब भी किसी भी आधार की घातांक माइनस में हो यानी ऋण वाली हो तो उस आधार को धनात्मक करने के लिए उसका हम कर देते हैं व्युत्क्रम यानी गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम यानी उल्टा। जैसे 2/5 है तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है ना। यदि 4 है तो इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/4, क्योंकि इसका बटा कुछ नहीं मतलब वो 1 माना जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि जब घातांक ऋणात्मक हो तो उसके आधार का हम गुणन प्रतिलोम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 की घातांक ऋण 3 है तो 4 का हमने क्या गुणन प्रतिलोम 1/4 और एक घातांक इसे 3 लगा दी है तो 1/4 की घातांक 3। अब घातांक 3 है इसको हमने 3 बार लिखा है 1/4 × 4 × 4 ये लिख दिया है। अब 1/ इनका गुणा करेंगे 4 चौक 16 और 16 चौक 64। ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा 64। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/64, ये इसका मान कहलाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से बी हिस्सा जो है वो हम करेंगे 1/3 की पावर क्या हो गई -4। ठीक है ना। देख रहे हैं यहाँ पर इसकी घातांक क्या है माइनस में है। तो जब भी घातांक को हमें प्लस में करना होता है ना, माइनस में है और प्लस में करना होता है तो ये आधार जो है ना इस आधार का हम कर देंगे गुणन प्रतिलोम यानी गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है ना। तो 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 3/1। अब 3/1 का क्या मतलब होता है 3 ही होता है। अब यहाँ पर 3 की घातांक कितनी है 4 है, इसलिए हमने 3 को गुणा के रूप में 4 बार यहाँ पर लिख दिया है 3 × 3 × 3 × 3। ओके ना। अब इनका हम गुणा कर देंगे 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। ठीक है ना। तो ये हम लिख दिया यहाँ पर 81 यानी 81। ठीक है। तो ये इसका मान हो गया। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। इसके भी दो भाग हैं, a -2⁷ इंटू -2⁻10 ये हमने लिखा है। अब देखिए कि यहाँ -2 की घातांक कितनी है 7 है और यहाँ पर -2 की घातांक कितनी है -10 है। दोनों के बीच में गुणा की क्रिया हो रही है ना। तो हमारा नियम क्या बनता है जब आधार समान हो, देखिए ये -2 आधार है, यहाँ पर भी -2 आधार है, तो जब आधार समान हो और गुणा की क्रिया हो, ये देख रहे हैं आप है ना, तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है। क्लियर। जब आधार समान हो और गुणा क्रिया हो तो वहाँ पर घातांक के आपस में जुड़ जाती है। ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया है, देखिए यहाँ पर दोनों के आधार समान हो रहे हैं, गुणा क्रिया हो रही है तो ये घातांक के आपस में जुड़ जाएगी। तो अगली स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, अगली स्टेप हो गई है -2⁷7 प्लस ब्रैकेट में -10, क्योंकि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये हमने माइनस यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर। चलिए आगे लिखेंगे। देखिए अब यहाँ पर धन है और यहाँ पर क्या है ऋण है ना। तो कोष्ठक के पहले धन का चिन्ह है और कोष्ठक पहले माइनस का चिन्ह है, तो ये दोनों चिन्हों का आपस में गुणा होता है। चिन्ह कैसे हैं विपरीत हैं है ना। तो धन और ऋण का गुणा ऋण होता है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर नीचे लिख दिया ऋण, तो यह हो गया 7 - 10 यानी 7 ऋण 10। ठीक है ना।
अब 7 में से 10 घटाते हैं तो कितना बचेगा? -3, है ना, क्योंकि बड़ी संख्या धन वाली है ना, धन वाली नहीं है, और बड़ी संख्या किसी है? ऋण वाली है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चिन्ह लगा दिया ऋण का, यानी 10 में से 7 घटा दिया है, आया कितना? 3, और बड़ी संख्या माइनस वाली है तो हमने यह चिन्ह लगा दिया माइनस का, यानी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा -3, यानी 7 में से 10 घटाते हैं तो -3 आता है। ठीक है ना। अब हमें इस घातांक को करना है धनात्मक, तो हमने क्या कहा था अभी कि जब घातांक ऋणात्मक हो और उसे धनात्मक करना होती है तो आधार का हम कर लेते हैं गुणन प्रतिलोम। ठीक है ना, यानी रेसिप्रोकल। तो -2 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 1/-2, है ना, और घातांक ये थी ऋणात्मक, अब यहाँ हो गई धनात्मक। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा। पर इसको आगे मान याद नहीं करना है, यदि मान याद करना होता ना तो कर लेते, लेकिन ये प्रश्न में क्या कहा गया है कि उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए, बस, इसलिए हमारा उत्तर ही आ जाएगा। अब हम जो पार्ट बी है इसको हल कर लेते हैं। 5 की घातांक 7 भागित 5 की घातांक 3। ठीक है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के आधार समान हैं और भाग की क्रिया हो रही है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में हमारा घातांक का नियम क्या बोलता है कि जब आधार समान हो, है ना, और भाग की क्रिया हो, दोनों शर्तें एक साथ लागू होना चाहिए। जब आधार समान हो और भाग की क्रिया हो तो घातांक के आपस में घट जाएगी, ये 7 ऋण 3 हो जाएगी, यहाँ पर देख रहे हैं ये 7 ऋण 3 हो गई। ठीक है ना, तो जब घातांक के, है ना, यहाँ लिख दिया हमने 7 - 3, तो अब इन घातांक को क्या करेंगे? माइनस है तो घटा देंगे, 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा? 4, तो हमारा उत्तर रहेगा 5 की घातांक 4। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3, मानक रूप में लिखिए, है ना, यह मानक रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए संख्याओं 2 रूप होते हैं, एक यहाँ होता है सामान्य रूप और दूसरा होता है मानक रूप, है ना। जब बड़ी बड़ी संख्या होती हैं तो उनको आसानी से लिख लेने में, याद करने में आसानी होती है कि हम आसानी से लिख लें और उनको आसानी से याद कर लें, इसलिए उन्हें क्या करते हैं कि सामान्य रूप की बजाय हम मानक रूप में लिखते हैं और उन्हें याद करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है 6872। ठीक है, तो 6872 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6.872 गुणित 1000। ठीक है ना। अब मानक रूप क्या होता है? देखिए मानक रूप में क्या हो जाता है कि जो संख्या होती है, कोई भी संख्या हो, उसमें बाईं ओर से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाया जाता है। ठीक है ना, वो कहलाता है मानक रूप। अब यहां हम देख रहे हैं कि 1000 में 3 शून्य हैं, इसलिए 10 आधार मान करके हमने घातांक कितनी लगा दी? 3 लगा दी है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा 6.872 गुणा 10 की घातांक 3, ये आपका हो जाएगा मानक रूप। क्या कहलाएगा ये? मानक रूप। ठीक है, अब इसे क्यों किया? तो देखिए क्योंकि किसी संख्या में देखा ना, यहाँ पर हमने दशमलव लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि 6872 में हमने क्या किया? 1000 का भाग लगा दिया और 1000 का हमने गुणा कर दिया। किसी भी संख्या में हम देख रहे हैं ना कि उसके अंश और हर में समान राशि का गुणा करें या भाग करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसी सिद्धांतों को लागू करते हुए हमने यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये इसका हो गया है बेसिक तरीका। अब इसका हम शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए जब संख्या पूर्णांक होती है ना, अब यह पूर्णांक है क्योंकि आगे दशमलव है ही नहीं, दशमलव नहीं है, उसका कोई अंक भी नहीं है ना। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब संख्या पूर्णांक हो तो दशमलव मानते हैं हम किसके लास्ट में है, यानी जो दाईं तरफ है ना, दाईं तरफ लास्ट में दशमलव माना जाता है। ठीक है ना। अब मानक रूप में क्या करना है कि दशमलव के पहले एक अंक होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ से अंक गिनते हैं, 1 2 और ये 3 अंक हो गए। दशमलव कहाँ आएगा? 6 और 8 के बीच में आएगा। ठीक है ना, तो दाईं ओर से हमने कितने अंक छोड़े हैं? 3 अंक छोड़े हैं। इसलिए क्या करेंगे कि हमने यहाँ पर
10 की घातांक 3 लगा दी, बस ये आपको ध्यान रखना है। ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बी वाला समझ लेते हैं। यहाँ पर है 27,300, ठीक है ना। अब इसे हम लिख के सकते हैं 273 गुणित 100, क्योंकि 273 में 100 का गुणा करने पर संख्या ये आएगी, है ना। आप चाहे तो गुणा करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस संख्या को हमने इस रूप में लिख दिया है। अब हम देख रहे हैं कि 273 को हमने लिखा 2.73 गुणा 100, यानी दोनों गुणा करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी 273। ये भी आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, है ना। इसका माने हो गया। और ये जो 100 था ये हमने 100 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं ये 273 यहाँ है, हमने उतार दिया। अब 100 का 100 में गुणा करते हैं तो देखते हैं इसमें कितनी शून्य है, 2 और 2 4 हो गई। इसलिए हमने 10 आधार लिख करके इसकी घातांक लगा दी 4। तो ये हो गया मानक रूप आपका 2.73 गुणा 10 की घातांक 4, ये आपका हो गया मानक रूप। इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो बताया मैंने अभी, है ना। इसमें कि जब पूर्ण संख्या होती है तो दशमलव दाहिनी ओर लास्ट में यहाँ माना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम गिनते हैं अंक, ये 1, ये 2, 3 और 4 अंक, यानी दशमलव कहाँ लगाएंगे 2 और 7 के बीच में, यहाँ लगाए, देखो आप लगाए ना। अब हमने 4 अंक छोड़े हैं, इसलिए गुणा 10 की घातांक 4 लगा दो आप। आधार 10 मान लो, घातांक 4 लगा दो, ठीक है ना। तो ये आपका जो है सही मानक रूप आ जाएगा। ये आसान तरीका है, इससे आप कर सकते हैं। और ये बाकी मैंने बताया है कि बेसिक तरीका बताया है कि कैसे इस प्रकार के हमको उसको मानक रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो दोनों तरीके हमको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है मानक रूप में, हमें इसे लिखना है सामान्य रूप में। तो यहाँ पर क्या है 4 है ना 61 गुणा 10 की घातांक 5, ठीक है ना। तो 10 की घातांक 5 है, इसका अर्थ ये हुआ है कि यहाँ पर ये 5 शून्य है, इस प्रकार से। क्योंकि 10 गुणी 10 गुणा करते हैं ना, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जाएगा, है ना 1,00,000। कितना हो जाएगा 10 की घातांक 5 है, मतलब इनका गुणा करेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10, है ना। इस प्रकार से 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, ये 5 घातांक है, तो हमने 5 बार इसको लिखा। इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1,00,000 आ जाएगा। क्यों 10 में 10 गुणा क्या 100, 100 में 10 गुणा करेंगे 1,000, 1,000 10 गुणा करेंगे 10,000, और 10,000 10 गुणा करेंगे तो 1,00,000, ये लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे कि 4.61 में 1,00,000 का गुणा करते हैं, तो संख्या आ जाएगी 4,61,000, ठीक है ना। आप गुणा करके देख सकते हैं। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट हमने कैसे किया है, ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 5 शून्य है, कितने शून्य है 5 शून्य है। तो गुणा करने पर क्या होता है कि दशमलव जाता है दाहिनी ओर, ये आपको ध्यान रखना है। गुणा करने पर दशमलव किधर जाएगा, दाहिनी ओर जाएगा। अब यहाँ 5 शून्य है तो ये दशमलव 5 स्थान छोड़ के इसको लगा देते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि यहाँ आया स्थान 2 6 और 1, 2 स्थान हो गए। फिर अब बाकी जगह नहीं है, अंक नहीं है, उस जगह को फिलअप करने के लिए शून्य लगाते हैं। इन्हें शून्य लगाया, फिर चौथा अंक शून्य लगाया और 5वां अंक शून्य लगाया। अब आगे कोई संख्या ही नहीं, इसलिए नहीं है तो वहाँ दशमलव है ऐसा माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया 4,61,000, इसकी सामान्य संख्या हो गई है। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 है, मान ज्ञात कीजिए। 2 की घातांक 0 धन 3 की घातांक -1 ब्रैकेट गुणा 3 की घातांक 2 यानी 3 वर्ग, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से। देखिए इस संख्या हमने यहाँ उतार लिया है ना, क्योंकि जब हल करते हैं तो जो प्रश्न में संख्या दी गई है ना उसको उतारना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं डायरेक्ट कर दिया हमने। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 की घातांक 0 है ना। तो ये ध्यान रखिएगा संख्या कोई सी भी हो उसकी घातांक यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है।
यदि 1 से घातांक 0 है तो इसका मान भी 1 हो जाएगा, और यदि 100 की घातांक भी 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। संख्या कोई सी भी हो, आधार कोई सा भी हो, यदि उसकी घातांक 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि 2 की घातांक 0 है, इसका मान हो गया 1। क्लियर। चलिए अब इसके बाद में 3 की घातांक कितनी है, -1 है। तो इसे धनात्मक करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का करेंगे गुणन प्रतिलोम। तो 3 का गुणन प्रतिलोम होता है बेटा 1/3, ये हमने लिख दिया है, गुणा 3 की घातांक 2 है अर्थात 3 गुणा 3। 3 को हमने 2 बार लिखा गुणा के रूप में। ठीक है ना। चलिए अब 1/1, इसका बटा कुछ नहीं मतलब 1 होता है। तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्या हो गई है। तो इसके हर का निकालते हैं लघुत्तम। तो 1 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, 3 आता है ना। 1 का हल है 3 में, 3 बार गया, 3 एकम 3। फिर 3 का हल है हमने इस 3 का 3 में एक बार, 1 का गुणा 1 में किया तो 1 आ गया, ये आपको याद है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ हमने जो है एलसीएम निकाला। फिर 3 गुणा 3 यानी 3 में 3 का गुणा करने में कितना आता है, 9 आता है, हमने लिख दिया 9। अब क्या करेंगे, 3 और 1 4/3, यानी इसका जो हल है क्या हो जाएगा 4/3 गुणित 9/1। अब 3 से 9 काट देते हैं, 3 तिया 9। ठीक है ना। अब जो संख्या बची हुई है इनका आपस में हम कर देंगे गुणा। तो 4 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका हम मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और इस तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में आते हैं, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपके जो एनएमएस एग्जाम है उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इनको अच्छे से आप समझ लें। यदि एक बार में समझ नहीं आता है, वीडियो को बैक कर लें और पुनः समझ लें। मेरे एक ही शब्दों पर आप ध्यान दें। ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, मान ज्ञात कीजिए 1/5 की घातांक -2 माइनस 1/2 की घातांक -3 भागित 1/3 की घातांक -2। ठीक है ना। इस प्रश्न को हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखिए पहले इसको देखते हैं। क्या लिखा है, 1/2 की घातांक -2। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस घातांक माइनस को हम प्लस में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कैसे, इसका जो आधार है ना इसका हम करेंगे गुणन प्रतिलोम। तो 1/5 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/1, यानी है बटा कुछ नहीं है तो मतलब 5, क्यों बटा 1 लिखते नहीं है, 5/1 और 5 एक ही बात है ना। तो ये हमने लिखा 5 की घातांक 2। ठीक है ना। इसी प्रकार से ये -3 है, इस घातांक को करना है प्लस में, तो क्या करेंगे इसके आधार का गुणन प्रतिलोम कर देंगे। यानी 1/2 का गुणन प्रतिलोम कितना होता है, 2। ये हुई 2 की घातांक 3 हो गई। ये क्लियर। ठीक है ना, देख रहे हैं ना। अब इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो क्या होता है, देखिए 1/3 की घातांक -2, इसकी घातांक माइनस है, इसे प्लस करना है तो इसके आधार को भी गुणन प्रतिलोम करना होगा। 1/3 का गुणन प्रतिलोम होता है 3/1, मतलब 3 की घातांक 2 हो गई है। ठीक है ना। ये पूरा हमने इस प्रकार से कर दिया है। बस अब इसको आसानी से आगे हल कर लेंगे। 5 की घातांक 2 यानी 5 का वर्ग कितना होता है, 5 में 5 गुणा करें 25, ये लिखा हमने। अब 2 का घन यानी 2 की घातांक 3 है ना, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 2 का घन कहलाता है। कितना जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमने लिखा यहाँ पर 8। आगे है 3 का वर्ग। अब 3 का वर्ग मतलब 3 में 3 का गुणा करना होता है, तो 3 तिया 9, ये लिखा हमने 9। क्लियर। चलिए अब देखते हैं 25 में से हमने 8 को माइनस किया, कितना आ गया 17, तो 17 भागित 9, ये हमने इसे लिख दिया। अब भागित मतलब क्या होता है, बटे में, तो इसको इस पर लिखेंगे कि 17/9, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7, मानक रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिया गया है ए वाला 0.00000078 और इसी प्रकार से बी दिया गया है 0.00000637। अब इसे लिखना है मानक रूप में। तरीका बहुत आसान है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये संख्या आपको दी गई है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बटे हम लिखेंगे 1, लिख देना। अब इसके बाद देखते हैं
कि दशमलव के बाद में यानी दशमलव के दाहिनी ओर कितने अंक हैं, जितने अंक हैं उतने हम नीचे शून्य लगा देते हैं। हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमने यहाँ पर 7 शून्य लगा दी, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना, क्लियर। अब ये इसके बाद में क्या करेंगे कि ये हो गया आपका कितना 78 बटे ये, अब 78 हो गया, क्योंकि इस संख्या पहले इतनी शून्य है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये जैसे शून्य लगा दे ना, इधर शून्य हट गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे कि ये हो गया आपका 7 शून्य वाला है ना, 2 3 4 5 6 और 7, ये ऐसा रूप हो गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें जो 78 है ना, इसको लिखेंगे मानक रूप में, और मानक रूप में पता है आपको कि दशमलव के पहले आना चाहिए एक अंक, यानी कहाँ पर बाईं ओर, तो दशमलव यहाँ लगाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7 दशमलव है ना 8 गुणित 10 की घातांक 1 या 10, एक ही बात है, ये हमने लिख दिया। और नीचे कितनी 7 शून्य है, तो इसको 10 आधार मान करके हमने घातांक क्या लगा दी, 7 लगा दी, ठीक है ना। अब 7.8 ऐसा ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया, लिख दिया ना। और हम देख रहे हैं कि ऊपर 10 की घातांक 1 है, ये देख रहे हैं आप, और नीचे 10 की घातांक 7 है, आधार समान है ना, और भाग की क्रिया हो रही है, तो ये घातांक के आपस में घट जाएगी, यानी 10 की घातांक 1 माइनस 7 हो जाएगी, हो गया ना। अब 1 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा -6, तो बड़ी संख्या ऋण वाली है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा 7.8 इंटू 10 × -6, 7.8 गुणा 10 की घातांक ऋण 6, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब इसका जो बी वाला भाग है उसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया है 0.00000637, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे 1 और दशमलव हटा करके इसके बाद जितने अंक है ना उतने नीचे हमने शून्य लगा दी, तो यहाँ भी 7 अंक है, हमने नीचे 7 शून्य लगा दी है ना, जैसे भी हमने में यहाँ पहले वाले सवाल में किया था। और इसी प्रकार से क्या करेंगे कि 6.37 लिखे हमने, अब ना दशमलव कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए हमने गुणा करके 10 की घातांक 2 लगा दी। यदि हम एक अंक छोड़ते हैं है ना, बाईं ओर से एक अंक छोड़ते हैं, क्योंकि ये मानक रूप का नियम होता है। और नीचे 10 की घातांक क्या हुई, 7 हो गई है ना, ये 10 की घातांक कितनी है, ये 7 है, ध्यान रखना है, ये 107 नहीं है, 10 की घातांक 7 है। तो हम देख रहे हैं कि 6 गुणित 3 7, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 10 की घातांक 2 और 10 की घातांक 7 दोनों में भाग की क्रिया हो रही है, क्योंकि बटे में ये इस प्रकार से, तो जो आधार समान होते हैं और भाग की क्रिया होती है तो घातांक की आपस में घट जाती है, यानी 2 में से 5 घटाते हैं, 2 में से 7 घटाते हैं तो आता है कितना -5, तो हमने लिख दिया 10 की घातांक -5, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 6.37 गुणा 10 की घातांक -5, ये हो गया हमारा मानक रूप। कौन सा रूप हो गया ये, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है मानक रूप यानी 3.07 गुणा 10 की घातांक -5 है ना, ये -5 है, ठीक है ना। तो क्या किया हमने, घातांक माइनस है, इसको हमें बनानी है धनात्मक, तो इसको लिखा बटे में, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, दशमलव के बाद में यहाँ पर ऊपर 2 अंक हैं, ऐसे हमने यहाँ उतार दिया, देख लीजिए यहाँ था वैसे ही। अब 10 की घातांक 5 है, तो हमने इससे आपस में गुणा किया, तो यहाँ के क्या हुआ 1 लाख हो गया है ना। अब 1 लाख का 3.07 में भाग लगाते हैं तो क्या होगा है ना, एक तो भाग लगा देख लीजिए आप, लेकिन अब इस भाग लगाएगा ना तो प्रोसेस बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके लिए नियम याद रखना है कि जब भी हर में ऐसी संख्या हो जिसमें शून्य शून्य हो, जैसे यहाँ पर 1 लाख है तो इसमें गिन लेते हैं कितनी शून्य, 1 2 3 4 और 5 शून्य है ना, इसका हमें भाग लगाना है क्योंकि बटे में है। तो क्या करें, इसके जो बटे में 1 लाख है और 1 लाख में 5 शून्य है ना, तो ये जो दशमलव देख रहे हैं आप, यह बाईं ओर 5 अंक छोड़ करके लग जाएगा, ठीक है ना। अब एक अंक क्या है हमारा, 3 है इसी,
दूसरा अब बाकी अंक नहीं है, जहाँ अंक नहीं है तो वहाँ पर 0 लगा के उसकी हम पूर्ति करते हैं। तो 1 हो गया, फिर ये 2 3 4 और ये 5। अब 5 के बाद हमने यहाँ लगा दिया दशमलव, और दशमलव पहले हमेशा शून्य आता ही है क्योंकि ये जरूरी है, इसका कोई मान भी नहीं होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सामान्य रूप ये वाला, ठीक है ना। चलिए अब इसी प्रकार से आगे देखते हैं 5.738 गुणा 10 की घातांक -3। इसमें यहाँ लिखा है, अब घातांक -3 है, इसे धनात्मक बनाने के लिए हमने इसे यहाँ लिख दिया है बटे में, ठीक है ना, यानी 5.738 बटे 10 की घातांक 3। क्लियर। अब 10 की घातांक 3 का हम मान निकालते हैं तो आता है 1000, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम 738 में 1000 का भाग लगाएंगे तो उत्तर ये आ जाएगा, है ना। अब भाग लगाना लंबा होता है, इसलिए नियम क्या होता है कि जब भी शून्य वाली संख्या है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इस प्रकार संख्या हो जिसमें केवल शून्य शून्य हो, ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब भाग लगाते हैं ना तो यह दशमलव बाईं ओर आ जाता है। अब यहाँ पर 1000 में 3 शून्य हैं, इसलिए यह दशमलव 3 अंक छोड़ के आगे चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं 5 हमारा 1 अंक ही सही, अब दूसरा अंक नहीं है 0 लगाया, तीसरा नहीं है 0 लगा लिया, और यहाँ आ गया आपका दशमलव, और दशमलव के पहले हमेशा शून्य आता ही आता है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो है सामान्य रूप क्या हो जाएगा, 0.0057338, इस प्रकार से, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 9, x का मान ज्ञात कीजिए यदि 5 की घातांक 2x धन 1 भागित 25 बराबर 125, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर इस प्रश्न को लिखा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 25 है, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घातांक 2 के रूप में, ठीक है ना, कि 5 की घातांक 2 है 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है ना। इसी प्रकार से 125 को लिख सकते हैं हम 5 की घातांक 3 के रूप में, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5 तो कितना हो जाएगा, 5 25 है ना, ये 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 गुणा 5 गया, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5 की घातांक 3, है ना। अब घनमूल और वर्ग वर्गमूल क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है ना, एडगेट अभय पुस्तिका कक्षा 8 की, उसके अंतर्गत आपको डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा वर्कबुक भी लिंक आपको दी गई है, इंग्लिश वर्कबुक, गणित की वर्कबुक, जो भी आप वीडियो देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ पर बहुत सारा लिंक दी गई है, उनमें से आपको जो भी वीडियो चाहिए है ना वो वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के आधार समान हैं और भाग की क्रिया हो रही है। तो जब आधार समान होते हैं और भाग की क्रिया होती है तो घातांक के आपस में जुड़ जाती है, ये हमारा घातांक का नियम है। तो हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, देखिए क्या हो गया, 5 की घातांक 2x धन 1, ये था, ऐसे उतार दिया, है ना। देखिए अब दोनों के आधार समान हैं और यहाँ पर भाग की क्रिया हो रही है। तो नियम क्या हमारा घातांक का, कि जब आधार समान हो और भाग की क्रिया हो तो घातांक के आपस में घट जाती है, भाग की क्रिया में घातांक के घटती है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि आधार दोनों के समान है, तो हमने यहाँ आधार लिया 5, ठीक है, और यहाँ पर जो था 2x + 1, ये हमने लिखा 2x + 1, अब घटेगी नहीं, हमने घटाव चिन्ह लगा दिया ये, और 2 यहाँ था, हमने 2 यहाँ उतार दिया, ठीक है ना। अब इसे आगे हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x ऐसे आ जाएगा, हम देख रहे हैं यहाँ पर +1 है और -2 है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, असमान है, यानी विपरीत हैं, एक धन है और एक ऋण है, मतलब प्लस और एक माइनस। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि बड़ी संख्या का जो चिन्ह है ना वो हम लगाते हैं और उसमें से छोटी संख्या घटाते हैं, यानी 2 में से 1 घटाते हैं तो कितना आता है, 1 -1 आ जाएगा। यहाँ पर 5 की घातांक 3 ऐसे हमने उतार लिया है, तो यह क्या हो गया, 5 की घातांक 2x - 1 = 5 × 3,
ओके। अब यहाँ पर नियम क्या है, देखिए दोनों पक्षों में ये बराबर के चिन्ह इधर होता है आपका LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के इस तरफ होता है RHS यानी राइट हैंड साइड। ये कहलाते हैं, दोनों पक्ष कहलाते हैं, है ना, दोनों साइड कहलाती है समीकरण की। तो जब दोनों पक्षों में आधार समान होते हैं, अब देख रहे हैं ये आधार 5 इधर भी 5 इधर भी है, तो घातांकें भी समान होती है, यानी ये घातांक और ये घातांक समान हो जाएगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2x - 1 बराबर 3 आ गया ना। अब -1 का हमने कर दिया पक्षांतर, तो पक्षांतर करने पर क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो यहाँ -1 है, यह हो जाएगा +1 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब आगे का चलते हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और 1 4, ये लिखा हमने 2x बराबर 4। अब x के साथ में 2 कौन सी क्रिया कर रहा है बेटा, x के साथ में 2 गुणा की क्रिया कर रहा है, तो 2 का हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर भाग की क्रिया करेगा। भाग की क्रिया करना मतलब बटे में जाना, तो ये क्या हो गया, x बराबर 4/2। अब 2 से 4 को हम डिवाइड कर देते हैं, 2 दूनी 4 यानी x बराबर 2, ठीक है ना। तो ये x का मान हमें ज्ञात करना था, सो हमने ज्ञात कर लिया है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुणा 10⁻24 किलोग्राम और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुणित 10⁻22 किलोग्राम है, दोनों का कुल द्रव्यमान क्या होगा, है ना। पृथ्वी का द्रव्यमान और चंद्रमा का द्रव्यमान दोनों हमें दिया गया है मानक रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन्हें मानक रूप से लिखेंगे, सामान्य रूप में, तभी हम जोड़ कर पाएंगे, अन्यथा जोड़ नहीं कर पाते हैं। जोड़ कब करते हैं, यदि देख रहे हैं कि 10⁻समान हो, हम देख रहे हैं 10⁻24 है और यहाँ पर 10⁻22 है, घातांक के समान नहीं है ना, तो इनका हम जोड़ बिना सामान्य रूप में बदले नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले पृथ्वी का जो द्रव्यमान था 5.97 गुणित 10⁻24, इसको हमने लिखा सामान्य रूप में इस प्रकार से, आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से 7.35 गुणित 10⁻22, ये है आपका चंद्रमा का द्रव्यमान, इसे हमने लिखा सामान्य रूप में इस प्रकार से, ठीक है। कैसे लिखना है ये हम पहले के प्रश्नों में सीख चुके हैं। अब हमने इसे क्या किया, जोड़ दिया है। अब जोड़ने के बाद में हमें इसे लिखना है मानक रूप में, ठीक है ना। तो मानक रूप में लिखने क्या करते हैं कि बाईं ओर, है ना, दशमलव पहले हमें एक अंक चाहिए, वो कहलाएगा मानक रूप। तो क्या करेंगे कि आपको मैंने कहा था कि जब संख्या पूर्णांक होती है तो दशमलव उस संख्या के लास्ट में यानी दाहिनी ओर माना जाता है, ठीक है ना। अब उसको लिखना है मानक रूप में, तो वहाँ से हम गिनते हुए बाईं ओर आते हैं। कैसे, देखिए दशमलव यहाँ मान लिया हमने, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24, यानी 24 संख्या है ना। तो हमने यहाँ लिखा 6 दशमलव, क्योंकि दशमलव का लगाना है 6 और 0 के बीच में। नियम क्या हमारा, दशमलव के पहले केवल एक अंक होना चाहिए, ये मानक रूप का नियम होता है, ठीक है ना। तो हमने लिखा यहाँ पर 6.0435 हो गया ना, गुणित हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक 24 अंक हैं, तो हमने 10 की घातांक कितनी लगा दी, 24 लगा दी। ये आपका हो जाएगा दोनों का कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल रहा है तो आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। और ये चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे लाल रंग से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उससे आप प्रेस कर दें, पास में घंटी का जो बेल आइकॉन है उसे दबा दें और ऑल पर सेट कर दें, है ना, क्योंकि मैं ऐसे भी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। इसके अलावा NMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्जामिनेशन जो होती है, जिसको राष्ट्रीय मीन्स के नाम से भी जानते हैं, उस एग्ज़ाम के लिए भी मैंने
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहाँ से उन वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं और आप 12,000 रुपया प्रति वर्ष 4 साल तक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।